हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले लोगों की जिंदगी से बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि उनकी तरह बनने के लिए या सफलता हासिल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए। लेकिन हमें असफलता की कहानियां भी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये सिखाती हैं कि हमें अपनी जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए और किन फैसलों से दूर रहना चाहिए। आज की कहानी आपके लिए यही सब लेकर आ रही है। आज हम बात करेंगे अनिल अंबानी की, जो किसी वक्त दुनिया में 6 नंबर के अमीर इंसान थे और आज दिवालिया हो चुके हैं। अनिल ने किस तरह अपनी पोजीशन बनाई और गंवाई, ऐसा क्या हुआ जिसने उनको सफलता से बर्बादी के रास्ते पर ला दिया। किसी समय कॉर्पोरेट सेक्टर में टॉप पर चल रहा ये इंसान आज उस लिस्ट में से पूरी तरह गायब हो गया, और वो भी बिल्कुल ऐसे कि अब उसके वापस लौटने की कोई संभावना नजर नहीं आती। आज की केस स्टडी अनिल अंबानी के उतार चढ़ाव, सफलता और असफलता के बारे में बताती है। आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो हमारे साथ बने रहिए। बस हम एक बात याद दिला दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए मेहमान हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इस तरह आप नए वीडियोस मिस नहीं करेंगे। 1958 में मुंबई में एक छोटी सी टेक्सटाइल प्रोडक्शन यूनिट से शुरू हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज की छत के नीचे एक के बाद एक पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और पावर जैसे कई सेक्टर आकर जुड़ गए थे। 1980 का दौर रिलायंस का सुनहरा दौर था। कंपनी शेयर मार्केट में सबकी चहेती थी, लोगों को अच्छे मुनाफे और डिविडेंड मिल रहे थे। ये वो वक्त था जब खुद को सेल्फ मेड मैन के तौर पर साबित कर चुके धीरू भाई अंबानी की अगली पीढ़ी उनके नक्शे कदमों पर चलकर झंडे गाड़ रही थी। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जिस चीज को हाथ लगा देते वो सोने की हो जाती। दोनों भाइयों ने अपने पिता की एम्पायर को दिन दुगना रात चौगुना बढ़ा दिया था। हालांकि इस बात की भी खबरें अक्सर आती रहती थी कि बिजनेस चलाने के तरीकों या कंपनी से जुड़े फैसलों को लेकर मुकेश और अनिल के बीच खटपट होती रहती है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। हर इंसान अपने अपने हिसाब से सोचता है, उसे जो ठीक लगता है वो उसी तरह से अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है। दो बर्तन तो खटकते ही हैं। मुकेश को पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद था, जबकि अनिल को लाइमलाइट, पेज 3 और पार्टियों की आदत थी। ये बात इसलिए भी सही लगती थी क्योंकि जब तक दोनों भाई मिलकर काम करते थे तो हर अखबार, टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर सुर्खियों में अनिल ही होते थे। मुकेश अंबानी की तो गिनी चुनी खबरें ही आती थी, लेकिन कुल मिलाकर बिजनेस अच्छी तरह चल रहा था। धीरू भाई बिजनेस में एक्टिव थे और उनके हाथ में अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी कमान थी, तो ये सारी बातें दब कर रह जाती थी। फिर आया साल 2002 जब धीरू भाई अंबानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। धीरू भाई की आंखें बंद करते ही सब बदल गया। भाइयों का जो मनमुटाव पहले छिपा हुआ था अब सबके सामने आने लगा। रिलायंस में झगड़े की बातें फ्रंट पेज पर छपने लगी। ये भी कहा जाने लगा कि मुकेश और अनिल कोर्ट तक ये मामला ले जा सकते हैं। तब धीरू भाई की पत्नी कोकिला बेन ने मामला अपने हाथ में लिया और दोनों भाइयों के बीच बिजनेस का बंटवारा कर दिया। मुकेश अंबानी को इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोकेमिकल जैसे सेक्टर मिले। अनिल के हिस्से में टेलीकॉम, फाइनेंस और पावर जैसे सेक्टर आए। कहा जाता है कि अनिल अंबानी के ये कहने पर कि वो टेलीकॉम कंपनी लेना चाहते हैं, मुकेश अंबानी ने खुशी खुशी हाँ कर दी थी। 2005 में हुए इस बंटवारे में ये भी तय हुआ कि अगले 10 साल कोई भाई दूसरे के कंपटीशन में नहीं उतरेगा, यानी अनिल अंबानी पेट्रोकेमिकल और मुकेश अंबानी फाइनेंस जैसे सेक्टर में नहीं आएंगे। बंटवारे को देखकर कॉर्पोरेट सेक्टर का हर एक्सपर्ट ये कह रहा था कि ये बंटवारा पूरी तरह अनिल के फेवर में हुआ था, क्योंकि ये ग्रोथ वाले सेक्टर थे। आने वाला वक्त इन्हीं सेक्टर्स का था। कुछ समय तक तो ये सच भी साबित होता नजर आया। साल 2008 में अनिल अंबानी की नेटवर्थ 42 बिलियन डॉलर्स हो गई और वो दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में आ गए। ऐसा लग रहा था कि उनका जोश सफलता का नया रिकॉर्ड बना देगा। वो एक के बाद एक नए बिजनेस खोलते गए। आगे चलकर उन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखा और रिलायंस
लुकास एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी लॉन्च की। जाने माने डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग से हाथ मिलाकर इस कंपनी ने कई फिल्में प्रोड्यूस की। एक फिल्म को साल 2013 में ऑस्कर भी मिले। आप इस फिल्म का नाम जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे वीडियो के आखिर में हमने नाम बताया है। इसकी सब्सिडायरी कंपनी बिग पिक्चर्स ने बहुत सी हिंदी, बंगाली, पंजाबी और साउथ इंडियन फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। बिग सिनेमा के नाम से थिएटर स्क्रीन भी खोली और 3 साल में दुनिया भर में इसकी 700 से भी ज्यादा स्क्रीन चलने लगी। अनिल तरक्की करते गए। उनका ठाट बाट इतना था कि वो ऑफिस जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने लगे थे। जब अनिल अंबानी ने रिलायंस पावर का IPO मार्केट में उतारा तो वो 1 मिनट के अंदर सब्सक्राइब हो गया। ये आज भी एक रिकॉर्ड है। अनिल अंबानी 2 साल राज्यसभा के सदस्य भी रहे, यानी अनिल ने लगभग हर चीज में हाथ आजमा लिया था। वो नेताओं के साथ दिखते, फिल्मी हस्तियों के साथ दिखते, मीडिया में दिखते, जबकि मुकेश उन्हीं ट्रेडिशनल तरीकों से बिजनेस कर रहे थे। ये कछुए और खरगोश की चाल लग रही थी, लेकिन आगे वही हुआ जो कछुए और खरगोश की कहानी में होता है। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार खरगोश कछुए से हार जाता है। अब दुनिया इस कहानी को वापस सच होते देखने वाली थी। अब वक्त की सुई उल्टी दिशा में घूमने वाली थी। वीडियो के इस हिस्से को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अनिल को शायद ये लगने लगा था कि उनको कोई ताकत हरा नहीं सकती। वो जो कदम बढ़ाएंगे वो सफलता की मिसाल बन जाएगा। पर ये सोच उनको तबाही के रास्ते पर ले जाने वाला कदम साबित हुई। उन्होंने अपनी कंपनियों को और ज्यादा तेजी से ग्रो करने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए। पर उनको बड़ा झटका लगा रिलायंस टेलीकॉम में। असल में ये कंपनी CDMA तकनीक पर फोकस थी। जब तक 3G सर्विस थी तब तक सब ठीक था, लेकिन अब दौर 4G का था, जिसके लिए GSM तकनीक की जरूरत थी। जैसे ही 4G की आंधी आई, 3G की डिमांड खत्म हो गई। उस समय बाकी कंपनियां GSM तकनीक पर सर्विस देने लगी थी, तो वो समय के साथ आगे बढ़ गई। लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन तबाही के दरवाजे पर आ गई। इसके बाद बड़ा झटका लगा जियो के आने से। दरअसल अब दोनों भाइयों के बीच 10 साल तक एक दूसरे को कंपटीशन न देने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। रिलायंस टेलीकॉम की हालत पहले ही पतली थी, जो कि जियो के आने पर पूरी तरह ठप हो गई। मेरे पास भी रिलायंस की मोबाइल सर्विस थी, पर एक दिन मुझे मैसेज आया कि कंपनी सर्विस बंद कर रही है और आप अपना नंबर पोर्ट करवा लीजिए। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये मैसेज आया हो। एक और गलती थी फोकस की कमी होना। अनिल अंबानी ने खुद को सबसे आगे रखने के लिए बहुत से नए सेक्टर्स में हाथ आजमाया था। इस वजह से वो किसी एक चीज पर फोकस ही नहीं कर पा रहे थे। कोई कंपनी घाटे में जाती तो वो दूसरी कंपनी खोल लेते, पर इसके लिए उनको लोन लेना पड़ता, यानी पहले से कमजोर बुनियाद पर नई इमारत बनाते रहे। लोन के बाद भी उनके गलत फैसलों की वजह से अनिल की कंपनियां खास तरक्की नहीं कर पाई। अब उनके ऊपर कर्ज का पहाड़ आ चुका था। हम आपको बता दें कि अनिल अंबानी ने US बैंक से भी लगभग 3000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। अपने कर्ज को चुकाने के लिए अनिल की एक के बाद एक कंपनियां बिकने लगी। 2019 में एरिक्सन कंपनी का बकाया न चुका पाने की वजह से अनिल के जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। ऐसे में बड़े भाई उनके लिए एंजल बनकर आए और उनका काफी लोन चुका दिया। लेकिन कुछ खबरें ये भी कहती हैं कि मुकेश अंबानी ने भाई की मदद नहीं की, बल्कि उनकी कंपनियों ने अनिल की कंपनियों से किराए पर एसेट लिए थे और ये रकम उसी का किराया थी। खैर सच जो भी हो, उस वक्त अनिल को काफी राहत मिली थी। कुछ कंपनियों का लोन न चुका पाने की वजह से वो अभी भी मुकदमों का सामना कर रहे हैं। ऐसी ही एक सुनवाई के दौरान जब उन्होंने कहा कि उनकी नेटवर्थ 0 हो चुकी है, तो सुनने वाले हैरान रह गए, क्योंकि वो राजा से रंक बनने की कहावत को सच होता देख रहे थे। कहा जाता है कि अनिल अब अपना और अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए अपनी पत्नी के गहने बेच रहे हैं। पर सोर्स ये भी कहते हैं कि आज भी उनके पास $80 मिलियन से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट है, जिससे वो आसानी से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और दिवालिया होने की बात सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि इस तरह वो लोन से पीछा छुड़ा सकते हैं। आपको इनमें से कौन सी बात सही लगती है? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ तो अनिल एक
एक के बाद एक गलत फैसले ले रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मुकेश ने अपना फोकस पुरानी कंपनियों पर बनाए रखा। मजबूत डील्स करते गए। अपने भाई की तरह एक नाव से दूसरी नाव पर सवारी करने की जगह और कमजोर पंख लगाकर आसमान में उड़ने की जगह मजबूत कदमों से जमीन पर ही दूरियां तय करते गए। उन्होंने गल्फ के देशों के साथ हाथ मिलाया। इससे पेट्रोकेमिकल सेक्टर में उनको बहुत फायदा हुआ। इस मुनाफे से रिलायंस फ्रेश कंपनी को लॉन्च किया गया, जिसने तस्वीर ही बदल कर रख दी। उनको किसी नए काम के लिए कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुकेश ने जहां समझदारी दिखाते हुए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस की कहावत पूरी की, वहीं अनिल जल्दबाजी के चक्कर में जितना था उससे भी हाथ धो बैठे। अनिल ने मार्केट की स्टडी नहीं की, उधार लेकर घी पीने वाला काम किया। उन सेक्टर में भी आए जिनका उनको कुछ पता नहीं था। ऊपर से लेविश लाइफस्टाइल ने उनकी हालत और खस्ता कर दी। उनको बस चर्चा में रहना होता था। जब मुकेश अंबानी ने अंटालिया बनाया तो अनिल अंबानी की जिद थी कि वो उससे बड़ा और महंगा घर बनाएंगे, पर आज सभी अंटालिया को ही जानते हैं। एक वक्त था जब अनिल अंबानी इंडियन ही नहीं बल्कि ग्लोबल कॉर्पोरेट सेक्टर के सबसे सफल लोगों में से एक गिने जाते थे। लेकिन आज का समय है जब वो अपना सब कुछ गंवाकर खाली हाथ हो चुके हैं। यहाँ सवाल आता है कि अगर अनिल की कंपनियों की बागडोर मुकेश के हाथ में होती तो इन कंपनियों का भविष्य क्या होता। अब हम आए दिन सुनते हैं कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं या वो दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में आ गए हैं। लेकिन आपने अब ये समझ लिया होगा कि इसके पीछे उनकी सही प्लानिंग, कड़ी मेहनत और फूंक फूंक कर रखे गए कदमों का कितना बड़ा हाथ है। दो भाइयों को एक सी परवरिश और एक सा अनुभव मिला, लेकिन एक ने खुद को बना दिया और एक ने मिटा दिया। उम्मीद है आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी।